नमस्कार। संधि विसर्ग संधि है, विसर्ग है। ठीक है, सरल है। विसर्ग संधि, मान लीजिए किसी पाठ्यक्रम में नहीं हो, आजकल कहते हैं विसर्ग संधि लोग देते ही नहीं है। यदि पाठ्यक्रम में नहीं हो तो सप्तशुद्धि में है भाई, सप्तशुद्धि में अच्छी खासी है, अच्छे खासे शब्द मिलेंगे सप्तशुद्धि में। तो एक बार पढ़ लो ताकि दिक्कत नहीं हो। विसर्ग संधि पढ़ रहे हो, जो विसर्ग संधि के बेसिक जो नियम है, आधारभूत नियम, वो आपके दो हैं। एक नियम है विसर्ग के सामने अघोष हो, विसर्ग का परिवर्तन होता है। अच्छा, अघोष कौन कौन से है? दूसरा नियम है कि विसर्ग के सामने सघोष हो। दूसरा नियम है विसर्ग के सामने कोई सघोष यानी घोष हो, जो विसर्ग का परिवर्तन जिसमें होगा वो पढ़ेंगे। अघोष कौन से है पहले वो देखते हैं। अघोष है एक तो क ख, दूसरा च छ, ट ठ, त त, प प, तीनों स। ये है अघोष। इन्हें हम अघोष व्यंजन बोलते हैं, अघोष वर्ण बोलते हैं। 13 है कुल। सघोष कौन से है? सघोष में सभी स्वर। और क ख बाद में कौन सा है? ग, ग और अंग। उसके बाद में च छ वहां पर है, तो ज, ज य यहां पर है। ट ठ वहां पर है, ड, ड ण यहां पर है। और त थ वहां पर है, द, द और न यहां पर है। वहां पर प प है, तो यहां पर क्या आएगा? ब, ब, म है। और इसके बाद में य, र, ल और व। और फिर क्या आएगा? वहां पर तीनों स तो ह यहां पर आ जाएगा। ये हो गया याद। इतने होता है अघोष सघोष, रटते हैं। मतलब एक साथ दूसरा तीसरा पता नहीं क्या क्या दिमाग नहीं लगाना है। संधि में ध्यान रखना, ये दो कभी काम नहीं आएंगे आपके, और ये तीन ये संधि में कभी काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। शुरुआत नहीं होती, हमें क्या मतलब है? शब्दों के बीच में पढ़ रहे हो कहीं, वैसे संधि में इसका कोई लेना देना नहीं है। इनका ध्यान रखना। अच्छा, ये भी काम नहीं आएंगे। कौन सा? ड़ ढ, ना ये ड़ काम आएगा। ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत में, अच्छा ये तो संस्कृत में था, पर ये हिंदी में केवल नाम के साथ प्रयोग कर सकते हो, इसलिए नहीं आएगा। और ये दो हिंदी के संस्कृत में थे नहीं, इसका मतलब संधि में कभी काम आते भी नहीं है। बाकी सारे आपके आ गए यहां पर। और क्षत्रज्ञ हो तो, क्षत्रज्ञ हो तो उसे कहां रखोगे आप? तो देखिए, यदि आपको क्ष रखना है तो क्ष यहां पर रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा यहां पर? क्योंकि उसमें क है पहले। पहले क्या है? क है, तो वो यहां रहेगा। और त्र कहां रहेगा? त्र यही रहेगा। त्र में त के साथ में र है। और ज्ञ कहां रहेगा? बताइए। ज्ञ यहां रहेगा। यहां क्यों रहेगा? इसमें ज के साथ में यह होता है। ज किस में आ रहा है? ज यहां पर है। और स्र कहां रहेगा? स्र इस तरफ रहेगा, क्यों स यहां पर है। तो स्र लिखोगे तो स्र आपका यहां पर रहेगा, स के साथ में र है। कुछ पहले पढ़ रहा है भाई, ये संयुक्त है। तो संयुक्त को कहां रखना है, इसका पहला व्यंजन तय करेगा। तो इन तीनों को यहां देख लेना।
और इससे एक यहां देख लेना आप। वैसे इनसे शब्द शुरू होने वाले व्यंजन संधि उदाहरण खूब पढ़े, यहां पर नहीं है। तो ध्यान रखना ये कहां रहते हैं, ये अघोष में रहते हैं। अब मान लीजिए व्यंजन संधि पढ़ते हो कहीं आपको ये मिल जाए क्या संक्षेप, और संक्षेप में वो अंग आ जाए, तो ध्यान रखना है वो इसी नियम से आता है, इसी वजह से आता है। ये है आपके सामने अघोष सघोष। तो पहला नियम होगा विसर्ग संधि का कि कहां सामने क्या हो, कोई अघोष हो, तो सामने अघोष होता है तो विसर्ग या तो बदलेगा। अच्छा, विसर्ग के सामने अघोष है तो विसर्ग अघोष में ही जाएगा, किसी में, किसी इसमें से किसी और में जाएगा। भाई सामने कोई भी आएगा ना तो इन्हीं में से किसी एक में बदलेगा वो, ठीक है। और सामने सघोष आ गया तो इन्हीं में से किसी में बदलेगा, उधर में नहीं जाएगा बदलने के लिए। तो विसर्ग के सामने कोई भी हो, पहली स्थिति विसर्ग या तो बदलता है इस समय, ठीक है, या फिर बदलता है इस समय, और या फिर बदलता है इसमें, यानी या तो तालव्य में, मूर्धन्य में, या फिर दंत्य से बदलता है, और या फिर विसर्ग रहता है सुरक्षित। ये ध्यान रखना होगा इसमें। अब ये कब आता है, ये कब आता है, ये कब आता है, सुरक्षित कब रहता है, ये हमारा पढ़ने का है, इसे हम पढ़ेंगे। और विसर्ग के सामने कोई सगोश आ गया, विसर्ग के सामने कोई सगोश है, तो विसर्ग या तो बदलेगा ओ में, या फिर रहेगा विसर्ग बदलेगा र में, और या विसर्ग का हो जाएगा लोप। तो विसर्ग का लोप कब होगा, जो सामने सगोश होगा। अघोष में कभी लोप नहीं होता है, और विसर्ग कभी सुरक्षित नहीं रहता, मतलब जैसा है वैसा कभी नहीं रहेगा, किसमें, सामने सगोश हो तब। कुछ पल्ले पड़ रहा है, पढ़ रहा है। ये दो नियम, अब इन दो नियम में क्या करेंगे, इन दो नियमों को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे आगे। बेसिक आपको पता चल गया, विशेष संधि में ज्यादा नहीं है। अब यह है कि ये स कब आता है, क्या होगा, ये चीज हमें आगे पढ़नी पड़ेगी। बाकी आपके सब शुद्धि के सारे प्रश्न यहां पर पूरे हो जाएंगे। लिखो आप इन्हें।
देर से आने वालों को उतना ही मिलता है जो पहले आने वाले छोड़ जाते हैं। देर से मत आइए। लिख लिया आपने? लिख लिया? हाँ गुरु जी, आगे बढ़े। देखिए, पहला नियम है अगोश वाला। अब हम तय करेंगे। देखिए, इस पहले में विश्व संधि का एक नियम है, पहला वाला, वो सबसे जटिल नियम है। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं आया तो समझना पड़ेगा। पहले नियम के बाद में कोई नियम जटिल नहीं है, सीधे सीधे नियम है। मतलब देखकर आपने शब्द तुरंत पता चलेगा ये विश्व संधि का है। पर पहला एक ऐसा नियम है जो मैं पढ़ाऊं, बाकी कोई दूसरे के अनुसार नहीं कह रहा हूं आपको। आपकी क्लास में पहला नियम पढ़ाने जा रहा हूं, ये बहुत जटिल नियम होगा। कई बार मैं इसको चौथे पांचवें जाकर पढ़ा देता हूं, कई बार मैं इसे अंत में पढ़ा देता हूं। समझ गया आप? आपको बता रहा हूं, पहला नियम है, इसे पढ़ लिया आपने, समझ लिया तो समस्या ही नहीं है। अब पहला नियम ये कह रहा है कि विसर्ग, विसर्ग तथा अघोष वर्णों की संधि, ये पहला नहीं है। अघोष वर्णों की संधि ये पहला नहीं है, ये तो लिखा हुआ है। दो नियम है ना, ये कोई पहला, पहला जो इसका पहला आएगा, इसका जो पहला आएगा वह जो हम पहले पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि विसर्ग हो और विसर्ग के सामने क ख, क ख और प प की संधि। क ख और प प की संधि, ये है पहला। तो लिखो एक बार इसे। सर जी, आवाज थोड़ी तेज कर दीजिए, साइड में डीजे की आवाज आती है। डीजे कहाँ बज रहा है? बाहर बज रहा है क्या? बाहर तो भले ही आंधी तूफान चक्रवात डीजे कुछ भी आओ, पता चलेगा आपको। ठीक है, टू लेयर मतलब सिक्योरिटी है यहाँ पर। एक लेयर ये है, आगे एक और लेयर है, इधर एक लेयर और है, आगे और लेयर है। आवाज आने का सवाल ही नहीं है। मुझे पता नहीं चलता, कई बार बारिश हो गई है और पानी के पानी गाड़ियां गाड़ियां जा रही है। ऐसा होता है, एक दिन बाहर निकला था, भाई साहब इतना पानी चल रहा था, ये क्या हो गया? बोला कि ये तो सब 2 घंटे से चल रहा है। तो डीजे कोई आपके पास ही बज रहा है तो उसका मेरे पास इलाज नहीं है। डीजे वाला को बोलो ना बंद कर, डीजे वाला बाबू। पर भैया किसी खुशी में टांग नहीं अड़ानी है। एक आध दिन बाद में पढ़ लेंगे तो कोई समस्या नहीं है। कि खुशी, वो खुशी आप पे घर में, डीजे वाली खुशी आप पे घर में आएगी, तब कोई टांग अड़ाएगा तो आपको लगेगा कि कैसा है। होगा ऐसा? होगा नहीं होगा? होगा। मेरे टाइम भी ऐसा हुआ था थोड़ा सा, कि कोई अधिकारी महोदय आ गए थे, पास में होटल में रुके हुए थे, तो डीजे बज रहा था। 8 बजे मैसेज आया था, आया पुलिस वाले, भाई अधिकारी को बड़ा था, ये डीजे बंद कराओ। मैंने कहा भाई जी का राज है, डीजे बंद कराओ, कोर्ट की अनुमति है भाई, रात 10 बजे तो आप बजा सकते हो। क्या धीरे करिए फिर इसको, क्यों? दूसरी बार आए, मैं कि धीरे करे क्यों? कोई अधिकारी महोदय है। मैंने कहा अधिकारी जी खुद को भेज दीजिए आप, या उनको बोलना सुबह नोटिस भेजना, बात करेंगे उस पर आप। मतलब आप अधिकारी हैं तो क्या मतलब तानाशाह है? आपकी बच्ची की शादी होगी डीजे नहीं बजाओ क्या?
भाई अधिकारी के बच्चे की बच्चे के साथ डीजे नहीं बजाएंगे क्या? वो बजाएंगे ना। तो हम क्या धरती पर ऊपर से ऐसा साइड में से आए क्या, जो क्या सर आप नहीं कर सकते? तो कई बार ऐसा होता है, उनका काम होता है वो क्या कि थोड़े से ऐसे होते हैं, पर कई बार लोग सुनते नहीं, उनकी पब्लिक होते नहीं सुनती। ध्यान रखना, कभी भी ऐसे में कभी आप गलती नहीं करनी है। कुछ बन भी जाओ ना, तो कभी ऐसे में अपना दिमाग मत लगाना आप, क्योंकि जो नियम जिसके लिए बने हैं, वो सबके लिए बने हैं। कोई अधिकारी आएगा तो अच्छा छोटे मोटे कोई है तो बेचारा कर भी ले, कह रहा बंद कर दो इसको, साहब बोल रहे हैं। ऐसे साहब होते हैं ना, वो समाज को तकलीफ देते हैं, कहते हैं तकलीफ है, और समाज और सर ऐसे साहब भुगते भी हैं। बाकी साहब तो यार मस्त, मतलब बजाओ ना, क्या फर्क पड़ गया, 11 बजे तक 10 बजे तक जो भी आपको टाइम कानून है, बजाओ उसमें, धूम मचाओ उसमें। सही है। क्या हुआ? नहीं मुझे नहीं पता कौन साहब थे, बताया कि कुछ साहब आ रखे हैं, तो आएंगे, कुछ साहब बहुत सारे होते हैं। तो बोला भी तो उन्होंने कि कम कर दो। मैं क्यों, ये साहब कल आज कम करेंगे, किसी और से कम कराएंगे, फालतू में किसी के मतलब खुशी में दखल नहीं दे रहे हैं। जबकि साहब को नींद नहीं आ रही, साहब को बोलो रुई डाल दे, सिंपल सा फंडा। जब कोर्ट ने कह दिया आपको भाई इस टाइम तक आप आराम से डीजे बजा सकते हो, अब यदि कहते हैं डीजे पर रोक लगी, तो रोक लगा देते उस दिन बंद कर देंगे हम। हमको, हमें ढोल थाली हमारा जिंदाबाद है, और ढोल थाली पर तो कोई रोक लगा नहीं सकता, कि तो परंपरा है। भाई परंपरा, भारतीय परंपरा कौन सी है? ढोल थाली, कोई रोक नहीं लगाएगा, भले ही पूरी रात बजाना, भले हाँ। मैं आपसे इतना कह सकता हूँ। और ज्यादा ही आपको शादी में डीजे बजाना है, तो मैं तो कहता हूँ ठीक है, कौन सा, वो एक नाडा बोलता है ना, कैसा फलानी नाडे में हमारा खेत है, मैं तो वहां जाके करो बढ़िया प्रोग्राम, परिवार वाले आपके वहीं आ जाएंगे, चिंता नहीं करनी है, थोड़ा अच्छा रखना, आ जाएंगे वहां पर। और पूरी रात बजाना खेत में, कोई नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा नहीं है। सबसे बढ़िया ये डाणी में सबसे बढ़िया शादी होती है। नहीं देखो वो कह रहे हैं कि सर डीजे बज रहा है, अब ये क्या कर रहे हैं, उनको दुआ नहीं दे रहे हैं, दुआ दो भाई, डीजे आपका ही बजेगा एक दिन। नहीं तो आप वाले डीजे में हलन क्या करेगा, कलर डालेगा, बिल्कुल डालेगा। तो अधिकारी बनने जाओ, जीवन में थोड़ा सा मैच्योर बनना भाई रे, जो भी बनाओ। देखिए अब इसमें क्या है कि विसर्ग है, और विसर्ग के सामने यदि क ख या फिर प प हो, तो विसर्ग का परिवर्तन है वो पहली स्थिति दंत्य स में होता है। किस में होगा? दंत्य स में होगा। दूसरी स्थिति विसर्ग हो, और विसर्ग के सामने क ख या फिर प प हो, तो विसर्ग का परिवर्तन होगा मूर्धन्य स में। ये भी हो रही है, मतलब पहले एक बार उसमें जा सकता है, एक बार इसमें जा सकता है। एक स्थिति और है कि विसर्ग के पहले क ख हो, नहीं विसर्ग के सामने क ख हो, और सामने प प हो, तो विसर्ग का परिवर्तन होता है, कहीं नहीं होता है, विसर्ग सुरक्षित रहता है, जैसे है वैसे के वैसे रहेगी। तीन अवस्थाएं हैं, तो जटिल हो गई भाई। एक ही विसर्ग है और समान व्यवस्था सामने है, और तीन प्रकार से बदल रहा है। अब होता है क्या, ये दो तो देखिए स बदल रहा है, वो क्या रह रहा है, सुरक्षित। तो आपको दो ध्यान रखनी है। यदि बोलते समय ह ओ या र की ध्वनि आए, तो करना है सुरक्षित। जब दो को मिलाओगे, इस पद को और उस पद को मिलाओगे, जब ध्वनि आएगी ह ओ या र की आए, तो क्या करिए, सुरक्षित। और स की ध्वनि आए, स की ध्वनि आए दोनों को मिलाते समय, तो फिर या तो ये स आएगा या फिर ये स आएगा। अब ये कब आएगा, तो पहले देख लेना, पहले यदि अ या आ हो, इसके पहले यदि अ या फिर आ हो, तो विसर्ग बदलेगा दंत्य स में। और विसर्ग से पहले यदि ई छोटी या छोटा ऊ हो, तो विसर्ग बदलेगा, किस बदलेगा, मूर्धन्य स में। और यहां पर क्या है कि वास्तव में अ या आ ही आता है, ठीक है। कब कोई एक का दोनों में कोई और मिल जाएगा, बाकी नियम अ या आ का ही है। ई मिल जाए तो समस्या नहीं, किस में जाएगा, सीधा मूर्धन्य में, और ऊ मिले तो मूर्धन्य में। और वैसे आप ध्वनि पर ध्यान रखना, कोई समस्या होगी नहीं आपको, ध्वनि पर ध्यान रखोगे समस्या मिलेगी नहीं। उदाहरण देखिए एक दो, जैसे एक पद हमारे सामने नमः, और सामने लिखा मैंने कार, बही धन कार।
देख लो, विसर्ग के सामने क है, विसर्ग के सामने क है, विसर्ग के सामने क है। तो बोलिए आप, पहले शुरू करते हैं, बोलिए। प्रातःकाल ध्वनि किसकी आ रही है? ह की आ रही है, विसर्ग को कर दो सुरक्षित। और अब प्रातःकाल ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हैं हम, ये हो गया सुरक्षित। अब बोलिए आप इन दोनों को। नमस्कार ध्वनि किसकी आ रही बीच में? स की आ रही है। तो पहले देखो अ है पहले, तो कौन सा आएगा? दंत्य स आएगा। ये आ गया दंत्य स। अब इसे बोलिए। बहिष्कार ध्वनि किसकी आ रही है? ई की नहीं आ रही है, स की आ रही है। ई की तो पहले पड़ी आपके पास में, स की आ रही है। अब स कौन सा आएगा? तो पहले देखो, विसर्ग से पहले ई है तो स आएगा मूर्धन्य स। यानी ये जो विसर्ग है ना, ये खुद ही बदलेगा मूर्धन्य स में और लिखा जाएगा कार। यहां पर ये विसर्ग ही बदला है दंत्य स में, और यहां पर क्या रह गया? सुरक्षित। सुरक्षित कब रहा है? जब ह की ध्वनि आए। और 100 देखिए, बहा दन कर, तो भास्कर बनता है। विसर्ग से पहले क्या है? नहीं, विसर्ग से पहले आ है तो यहां लगा दीजिए भास्कर। और देखिए यहां पर ऊ ले, दुहु धन कर्म, क्या बनता है? दुष्कर्म। विसर्ग से पहले क्या है? ऊ है, तो विसर्ग किस में जाएगा? मूर्धन्य स में, और यहां पर आ जाएगा कर्म, बन जाएगा दुष्कर्म। अधधन पतन, बोलो नानो सामने बोलो। अधोपतन आ रहा है, ओ की ध्वनि आ रही, विसर्ग क्या हो जाएगा? सुरक्षित। ओ कब आएगा? ओ कब आएगा? जो सामने कोई सगोस हो। ये गलती से लाते हो, जब गलती से वो आ रहा है तो क्या करना है? सुरक्षित करना है। समझ गए आप? भाई ह की आ रही है मतलब विसर्ग की आ रही है, ओ या र की आ रही है मतलब गलती से सगोस वाली ध्वनि आ रही है, तब उसे सुरक्षित कर दीजिए आप। कुछ पहले पढ़ रहा, मैं जो बताना चाह रहा हूं, ये गलती से आ जाती है वो वाली, जबकि नियम यही है, विसर्ग सामने सगोस है तभी ओ या र आएगा, और विसर्ग सामने अगोस है तभी ये तीनों स या फिर सुरक्षित जो वह ध्वनि आती है उस वजह से क्या करता है? सुरक्षित करता है। यहां पर विसर्ग खुद की ध्वनि क्या होती है? ह से थोड़ी धीमे होती है, वही है तभी करते हैं हम। तीन चीजों में करेंगे, गलत तरीके से या फिर जो वास्तव में जो आ रही है उसके अनुसार। तो यहां पर अधोपतन बोलते हो, तो यहां पर अधोपतन नहीं होगा, सही शब्द होगा अधपतन। आरपीसी द्वारा सबसे ज्यादा पूछे गए उदाहरणों में से सप्तशुद्धि में और संधि में दोनों में। सप्तशुद्धि में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और संधि में भी पूछा जाता है। लो देख लो आप, पुरोधनकार क्या बनेगा? पुरस्कार। स की ध्वनि आ रही है और पहले अ है तो वैसे जाएगा दंत्य स में। पुरस्कार है, कर है, कार है तो यहां कार कर दो, पुरस्कार। ये क्या गलती होती है, सप्तशुद्धि पढ़ूंगा पुरस्कार कर देते हैं। सप्तशुद्धि में उल्टी गलती है, ये सप्तशुद्धि में आता है पर वहां पर क्या आता है? र को रू बोलते, पुरस्कार नहीं बोलते, पुरस्कार बोलते, पुरु। और पेपर देता है पुरस्कार, और हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं पुरस्कार। सही है ना? अरे बोला आपने पुरस्कार है, पर गलत है, वो आपने गलत उच्चारण किया है।
आप किसी से पूछिए, आपको 50% विद्यार्थी है वो पुरस्कार सुन मत बोलते सुनो उनको। आप अपने आसपास यहां से पढ़ के जाओ तो किसी बोलो ये संधि क्या होगी, तो सुनो उसको, वो पुरस्कार बोलता है या पुरस्कार बोलता है। तो वो अधिकतर विद्यार्थी नहीं, आधे से ज्यादा मान कीजिए पुरस्कार बोलते हैं। तो ये सप्तशुद्धि में बहुत अच्छा उदाहरण है। तिरदनकार तिर, तो यहां पर आ जाएगा तिरस्कार। और यहां देखिए आविदनकार, विशेष से पहले क्या है, यह विशेष जाएगा मूर्धन्य से। इससे क्या बोलते हैं सप्तशुद्धि में, आविष्कार। आ की जगह अ बोलते हैं, आविष्कार। तो सप्तशुद्धि में पढ़ेंगे ना हम, विशेष संधि के बहुत ज्यादा उदाहरण सप्तशुद्धि में है आपके। और देखिए निधन पाई, निष्पाई, पैदन पान। अब पयोपान ओ बोलते हो तो यहां पर आपको पह पान ही करना है। स की ध्वनि नहीं आए तो क्या कर दो, सुरक्षित कर दो। एक तरीका और है, जब स की ध्वनि नहीं आए तो सुरक्षित कर दीजिए। अंतदन करण, अंतदन करण, अंतःकरण। इसको अंतर्गण बोलते, कई बार अंतोगण बोलते नहीं, अंतर्गण को अंतर्गण ही बोलते हैं। प्रातःकाल की तरह ही बोला जाता नीचे वाला। तो ह क्या है, तो वैसे क्या करना है, सुरक्षित करना है। लिखो आप इसे। लिख लिया आपने। सोशल मीडिया का जो स्टूडेंट है वो क्या देखता है सबसे ज्यादा, रील तो देखता ही यार, मुझे ही पता है। अब रील तो बनाऊं मैं, रील बनाऊं मैं,
ले भाई रील बनाना शुरू करना, ठीक है, आज से रील शुरू हो। रील से क्या मिलेगा? शिक्षा का स्तर ही ऐसा हो गया, क्या कर सकता है भाई, अध्यापकों का स्तर हो गया, शिक्षा का तो नहीं हुआ है। कंटेंट से भरोसा नहीं कर करके सोशल मीडिया पर कहानी दो चुटकुले गा करके मतलब फेमस होना चाहते हैं। भगवान करे ऐसा ब्रह्मांड किसी ग्रह पर ऐसा दौर नहीं आए एजुकेशन का। मैं बस ये मानकर चलता हूं, बाकी जिसको जो मानना वो माने। गलत हो रही है भाई, शिक्षा की दिशा बदल रहे हो आप, है या नहीं है? पर सिलेक्शन उसी का होता है जो कंटेंट पढ़ता है। बाबा जी के प्रवचनों से सिलेक्शन नहीं होता है, और वो बाबा जी के प्रवचनों की तरह प्रवचन देते हैं, फिर वो थोड़े क्षण भंगुर होते हैं, वो थोड़े समय के लिए अच्छे लगते हैं। उन्हें 20 बार सुन लीजिए आप, बोर नहीं हो जाए तो मुझे बता देना आप। पर ये पढ़ाई है, 20 बार पढ़िए, आपको आनंद आएगा, आपको नौकरी दिलाएगी, दिलाएगी। कैसा वो जोश आता है उससे। जोश तो जब हम हमारे पापा जी की स्थिति देख के जोश नहीं आ रहा, दूर से सुनने से क्या खाक जोश आएगा? भाई हमारे पिताजी के शब्दों से जोश नहीं आया आज तक हमें, और एक कोई ही अनजान व्यक्ति आया हमें बोल रहा है और उससे हमें जोश आ जाएगा? कभी नहीं आएगा जोश। जोश आएगा पापा जी के शब्दों से ही, या आप खुद अंदर से जो आपका गट्स है ना, अंदर से बोलेंगे यार अब तो बस अति होगी, अब तो पढ़ना है, तब आपके अंदर क्या आएगा? जोश आएगा। करते हैं कई बार, कैसे हमें उससे जोश मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो पिताजी मोटिवेशन दे नहीं सकते, सिर्फ पैदा किया उन्होंने आपको, वो देते हैं मोटिवेशन, वो आपको हकीकत बताते हैं घर वाले। यदि वास्तविकता से आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो भ्रम की दुनिया से मोटिवेशन आपको कभी नहीं आएगा। घर की स्थिति सही नहीं है, मोटिवेशन आपके अंदर नहीं है, आप प्रयास ही नहीं करो, बात अलग है। आप प्रयास ही नहीं करो, बात अलग है। टिके रहने होगा और उसी पर चलना होगा। बस आप अपने मेहनत में कभी मत छोड़ना। मैं भी एक उदाहरण हूं इस मामले में, मैं भी एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता हूं, ये छोटा नहीं है, छोटा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा उदाहरण है। मुझे भी कई बार सुझाव आते हैं कि आपको एजुकेशन फील्ड छोड़ देनी चाहिए, कोई दूसरा धंधा करना चाहिए, क्या पता उसमें आपका लक चल जाए। मैं क्या, जिंदगी में इतनी मेहनत की है और सब कुछ लक की चलता है, तो मुझे लगता है गीता को इस ब्रह्मांड से विदा कर देना चाहिए, और गीता इस ब्रह्मांड में रहेगी तो मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, केवल लक पर नहीं। 5% लक काम कर सकते हैं, अधिकतम 10% कर सकते हैं, 90% लक काम करते हैं, चलो कर भी गया, ठीक है, तो हजारों में से एक आध लक काम कर सकता है, हजारों में से एक आध काम करता है, बाकी मेहनत ही काम करती है। यदि मेहनत पर भरोसा है, यदि गीता पर थोड़ा बहुत भी भरोसा है, तो फिर आपको मेहनत भरोसा करना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर जाओ और एक पूरा सिलेबस पढ़कर जा रहा है, तो आप कौन आएगा? बताऊं मैं आपको लक क्या होती है, आपको लक जानना है ना, लक के बारे में, तो आप ये देखिए, एग्जाम देने जाते हैं स्कूली एग्जाम, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कहे सर हाँ इंपॉर्टेंट बता दो, आप तो बस बता दिया सर ने इंपॉर्टेंट। एक होता है सर से कभी नहीं पूछता इंपॉर्टेंट बताइए, सर ने जो साल भर पढ़ाया वो पूरा पढ़ के जाएगा, कंप्लीट, एक पेज नहीं छोड़ेगा। अब मुझे बताओ, एक तो वो बेटा व्यक्ति पढ़ रहा है जो पूरा पढ़ कर आया, मेहनत करके आया है, वो बेटा है, एक जो सर के इंपॉर्टेंट पर आया है, बस सर ने कहा है अब मुझे बताइए, वो लक पर आया है। वो किस पर आया? लक पर। और ये मेहनत पर। टॉप कौन करेगा? टॉप कौन करेगा? मेहनत वाला। तो वो तो लक कहां गया? बस ये लक का इतना ही खेल है। लक एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों का इंपॉर्टेंट संग्रहण है, ठीक है, और मेहनत पूरा मैटर है, और मेहनत को कभी लक नहीं तोड़ पाएगा, कभी नहीं। ठीक है, कोई परिस्थितियां ऐसी होगी जिस वजह से रह गया है, ठीक है, या लोगों ने फ्रॉड तरीका अपना लिया हो तो रह गए हैं, बात अलग है। बाकी आपकी मेहनत कहीं बेकार नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल आपको उसका परिणाम जरूर मिलेगा। कबीर कमाई आपकी कदर निर्पल जाए, कभी निर्पल नहीं जाएगी भाई। कबीरदास इनका है, ऐसा थोड़ी है कि कबीरदास इनका है कहा है मतलब कहा है, और उन्होंने अनुभव से कहा है।
खुद के अनुभव से, समाज में प्रचलित अनुभव से उन्होंने कहा है उस समय। तो अनुभव हमेशा है। तो आप किस पर ध्यान मत दो, किस पर ध्यान दो? मेहनत पर। और मेहनत पर ये इसके मामा है, इसको पूछो जाकर के, ये लड़का है इसके मामा है, इनको पूछो कि मेहनत से आए, लक्ष्य से आए थे आप? वो बंदा अपनी मेहनत से वहां तक पहुंचा है, कोई लक्ष्य से नहीं आया है। मैं जानता हूं ऐसे उदाहरणों को। एक मेरा स्टूडेंट रहा है महादेव करके, ठीक है, महादेव गुजारा करके, अभी जो तुमने जस्ट मेरे कहीं पोस्टेड है, वो अपनी मेहनत से आया है। मैंने सोचा था ना, मेहनत से उठ कर आया, मेहनत से कि हाँ भाई मैं पढ़ाई करूं, मेरे सामने पढ़ेगी उसने। मैंने उससे कक्षा में इमोशनल होते हुए देखा था, जब कोई प्रश्न नहीं आया था और मैंने कई बार सब बोल दिया, इमोशनल हो गई क्लास में। मुझे भी लगा था मैंने कोई गलत तो नहीं बोल दिया ऐसे, पर उससे कहा सर आया क्यों नहीं, मैंने इतनी मेहनत की। इतना डेडिकेशन आपके अंदर है तो आप मेरिट में आओगे। ओबीसी की 40 सीट थी है, और उसमें वो सिलेक्शन हुआ था, उस व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है, क्यों नहीं होगा? है सर ने कह दिया क्या फिर पढ़ता, अगली बार देख लेंगे कहीं। फिर कहां पढ़ोगे आप? सही है, ऐसे करते हैं। और वो सीरियस हो गया था, क्या सर मुझे नहीं आया। वो होता ना इमोशन, आदमी के चेहरे लगता है कि यार ये इमोशन में आ गया बहुत, अब रोने लग जाएगा तो, या कुछ और सोच रहा है, वो उस कंडीशन में आ गया था। तो उसका सिलेक्शन भी हो गया। क्या हुआ? चयन भी हुआ। और दूसरा मेहनत का इसलिए कह सकता हूं मैं आपको, उस व्यक्ति का वेट था 82-83 किलो। वो 60-65 किलो पर लेकर आया लास्ट में, जब फिजिकल था तब वेट। एग्जाम दिया, पता चला पेपर बहुत अच्छा हो गया, फिजिकल के लिए मतलब उसी मतलब मेहनत के साथ में 15 से कम, लगभग 15 किलो उसने वेट कम किया अपना। ऐसे वेट कम होता है क्या? आप करके देख लो 1 किलो, आप 1 किलो करके देख लो, वेट कम नहीं होता है। तो मेहनत पर भरोसा करो, सब होगा। और मैं तो कहता हूँ सब अच्छा होगा। जिस दिन भर्ती आए उस दिन जाकर परीक्षा में बैठ देना और ये पढ़ लेना आप। हाँ जी, परिष्कार यानी आएगा, मैं लिखाने वाला हूँ परिष्कार के बारे में, ठीक है, अभी लिखाने वाला हूँ। अभी इसके बारे में क्या कर रहे हैं हम, एक नोट लिखेंगे। जो मैंने लिखा है ना, अभी समझाया ना आपको, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा जब तक मैं लिखूंगा नहीं, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक नोट लिखिए। अब ये कह रहा है कि परिष्कार कहां आएगा, परिष्कार यहां नहीं आएगा, परिष्कार व्यंजन संधि का है, पर वो मैं लिखाने वाला हूं आपको। ठीक, एक नोट लिखिए आप यहां पर, इसी नियम का नोट है वो। और नोट लिखना आपको सीधा, नोट सीधा लिखिए। देखिए विसर्ग, विसर्ग के आगे क ख या प प हो, विसर्ग के सामने क ख या प प हो, और दोनों की संधि करते समय, और रुको, क ख या लिखा ना प प, हाँ, और दोनों की संधि करते समय, और दोनों की संधि करते समय इनके बीच, इनके बीच ह ओ या र की ध्वनि आए, इनके बीच ह ओ या र की ध्वनि आए, ह ओ या र की ध्वनि आए, कॉमा, ह ओ या र की ध्वनि आए, कॉमा, तो विसर्ग सुरक्षित रहता है। तो विसर्ग सुरक्षित रहता है। विसर्ग सुरक्षित रहता है। यदि, पूर्ण विराम, यदि दोनों के मध्य, यदि दोनों के मध्य स की ध्वनि आए, यदि दोनों के मध्य स की ध्वनि आए, दोनों के मध्य स की ध्वनि आए, कमा, तो उपर्युक्त नियमानुसार, उपर्युक्त नियमानुसार या तो दंत्य स आता है, दंत्य स ये लिखना,
उपयुक्त नियमानुसार या तो दंत्य स आता है या मूर्धन्य स आता है। आप लिखा ही नहीं, क्या हुआ, पूरा नहीं लिखा आपने? आता आपको? याद है आपको? तो अच्छा, या तो दंत्य स आता है या मूर्धन्य स आता है। मूर्धन्य कौन सा है? यह वाला आता है, पूर्ण विराम। अब दंत्य स कब आता है? विसर्ग से पहले अ हो या फिर आ हो। मूर्धन्य कब आता है? ए या फिर ओ। और सुरक्षित कब रहेगा? संधि करते समय या तो ह ओ या फिर र की ध्वनि आए, और स किया है तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। और ये हो गया नियम पूरा। यदि आपको समझ में आ गया, इससे जटिल विसर्ग संधि में कोई नियम नहीं है, सबसे जटिल नियम यही है आपका। और ये आपके समझ में आ गया तो कोई समस्या नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि अच्छा, एक नोट आप और लिखिएगा। अब नोट है परिधन कृ धातु। देखिए, परिधन कृ धातु, देखिए यह व्यंजन संधि की व्यवस्था है। यह व्यंजन संधि की व्यवस्था है। परिधन कृ धातु, यह व्यंजन संधि की व्यवस्था है। ठीक है, इसमें परि के साथ विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। इसमें परि के साथ विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, वरन दोनों के मध्य मूर्धन्य स का आगमन होता है। वरन दोनों के मध्य मूर्धन्य स का आगमन होता है। मूर्धन्य स कौन सा है? यह वाला है। मूर्धन्य स का आगमन होता है। जैसे, भाई साहब आपने इतनी छोटी डायरी क्यों डाली? नहीं, ये क्या रफ है, फेयर है? रफ, ठीक है। मैंने से मुझसे पढ़ रहा हूँ 100 पेज की डायरी, 2 टॉपिक भर जाएगी। जैसे देखिए, परिधनकार, देखिए परि है, विसर्ग नहीं है यहां पर, परिधन कार, तो बताइए क्या बनेगा? परिष्कार। अब ये संधि कौन सी इसमें? व्यंजन संधि है, और इसका विच्छेद करोगे तो परिधन कार करना, परि के साथ में विसर्ग नहीं है, वो क्या करेगा? प्रश्न बनाएगा। परिधनकार, परिधन करण, ये क्या बनेगा? परिष्करण। ऊपर लिखा रखे सारे शब्द, लिखा रखे। अब एक सुनिएगा तो फिर हमें कैसे ध्यान रहेगा परीक्षा में, प्रश्न कैसे होता है। यदि प्रश्न आ जाए इनमें से संधि एवं, प्रश्न कैसे बनता है वो बता रहा हूं। संधि एवं संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत विकल्प है, हमने ये पढ़ा है। और पहला विकल्प हमारा यह है परिष्कृत परिधन कृत। दूसरा आविष्कृत आविधन कृत।
तीसरा बहिष्कृत, बहिष्कृत, अरे क्या हो गया रे, बहिधन कृत। और चौथा अधपतन, अधधन पतन, ये लिखे हुए हैं। इस तरह से आपके सामने विकल्प आए तो देखना है कि असंगत कौन सा है, संधि और संधि विच्छेद असंगत कौन सा है। हम जानते हैं अधपतन तो सही है, और आवि के साथ में क्या आता है, विसर्ग, ये भी सही है। अभी पढ़ा मैं थोड़ी देर पहले, देखिए ये रहा उदाहरण पढ़ा है आपको। भाई कहां गए, ये आविष्कार बोलिए चाहे आविष्कृत बोलिए। यहां पर आता है बहिष्कृत, बहिष्कार या बहिष्कृत, ये रहा। ध्वनि का अंतर का है, समान यहां पर है, पर ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, परि उपसर्ग है, यानी परि शब्दांश है और सामने कृ धातु है, उसकी वजह से ये बना हुआ है। तो परि के साथ विसर्ग नहीं है, परि के साथ में ये गलत है, ये गलत है। तो सही उत्तर कौन सा होगा हमारा, यह सही उत्तर होगा। समझ गए, क्योंकि यहां इसने क्या लिखा है, परिविसर्ग लगा दिया, जो कि बिना विसर्ग का होगा, ये सही होगा। तो समान ध्वनि के साथ पकड़ा देगा आपको, जैसे परिष्कार हो गया, परिष्करण हो गया, परिष्कृत हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहिष्कार और बहिष्कृत दो शब्द चलते हैं, आविष्कार और आविष्कृत दो चलते हैं यहां पर शब्द। एक वो प्रादुष्कृत कर देगा साथ में, अलग से वो संधि का ही है, तो लिख लो इसे, प्रश्न लिखो, ताकि जब भी दोबारा पढ़ो ध्यान में रहे आपके, और ये आपके मेरिट के निर्धारक है। लिख लिए, आगे चले। कोई फरारी काट रहे हैं तो थोड़ा होता है, बहुत सारे लोग फरारी काटते रहते हैं, तो चले आगे। देखिए फरारी कई तरह की होती है, कोई बेचारा गलत तरीके से फंस जाए ना, उनको ही काटनी पड़ती है, कि लपेट लिया ना तो गए साथ में, और दूर रहेंगे तो थोड़ा केस की धारा बदलती है, तो बाद में चीजें बदल जाती है। ये तो दिन जब आप लेते हैं ना कि आप बिल्कुल ही कई बार
फंसने के कगार पर। लोग ऐसे भी निकलना पड़ता है लोगों को भाई। वैसे तो भागते ही नॉर्मल चीज है, कांड कर भागते ही है, वो तो पर यही वास्तविक पढ़ते ही हो। अच्छा, आप में से किसी को पेपर वाले मामले में इंटरेस्ट तो नहीं है ना? लेना ही मत। बकरियां चरानी पड़ सकती है, बकरियां पहाड़ में। सोच सकते हो कि बकरियां चराना ठीक है या आराम से जयपुर में बैठे पढ़ रहे होगा ठीक है, अगली बार हो जाएगा। ये सही है, आप तय कर लेना। आप तय कर लेना, बकरियां चरानी पड़ सकती है पहाड़ी क्षेत्र में। आपको क्या लगता है फर्री काटते हैं इनको? फर्री काटनी निकालनी बहुत मुश्किल काम भाई, बहुत मुश्किल है। पैसा ना ऐसे निकलता है, सैट 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 ऐसे। रोज के 2-2.5 हजार के बिना एक सामान्य व्यक्ति का काम नहीं चलता है। कि छुप कर रहना, छद्मवेश में रहना है, रहना है। हर तरीके का आपको अपनाना पड़ेगा वहां पर। तो गलती से मेरा निवेदन है आपसे, कभी कभी ऐसे काम मत पढ़ना आप। आराम से चुपचाप पढ़ाई दो, पढ़ाई करो, एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका, आगे बढ़े। ठीक है, ये सबसे जटिल नियम था। यदि ये हो गया तो कोई समस्या नहीं है। अब देखिए दूसरा नियम। दूसरा नियम जाने से पहले अब हम यह चर्चा करते हैं, कितने हो गए यहां पर? अगोस्त कितने हैं? 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 कितने हो गए? 4। बच्चे कितने? गणित इतनी कमजोर है? 9 बच्चे हैं। ठीक है, तो अब इन सबको लेंगे साथ में, तो पहला नियम पूरा हो जाएगा और दूसरे में प्रवेश कर जाएंगे, दूसरा हो जाएगा। भाई सामने अगोस्त सारा देंगे, पहला नियम पूरा हो जाएगा। तो अब देखिए दूसरे महीने ले रहा हूं, ये जो बच गया ना, ये 3 एक साथ लेते हैं। अब इन तीनों को देखिए आप, तो दूसरा है हमारे पास में, नहीं, पहले नियम की दूसरी अवस्था है। ठीक से सुन लेना, विसर्ग हो और सामने च छ, और विसर्ग के सामने और कौन से हैं? ट ठ, और त थ, आगे सब। अब पीछे कितने बचे? अब पीछे कितने बचे? 3 ही बचे। तो ये स्थिति है कि इन विसर्ग के सामने च छ में से कोई आए, विसर्ग के पास एक ही ऑप्शन है, च में बदलना। दूसरा कोई ऑप्शन इसके पास नहीं होगा, एकमात्र ऑप्शन होगा कि वो किस में जाए? च में। और विसर्ग के सामने ट ठ आए तो बोलिए, अरे मैं बताता हूं, विसर्ग बदलेगा स में, और यहां बदलेगा मूर्धन्य में, और यहां बदलेगा दंतीय में। व्यंजन संधि क्यों याद आ रही है? विसर्ग के सामने च वाला नहीं है। विसर्ग के सामने त के सामने च आया तो तम हो जाएगा। विसर्ग के सामने च च ट ट त त, तो एकमात्र ऑप्शन है विसर्ग के सामने, जो सामने है वही बदलेगा, दूसरा विकल्प बनेगा ही नहीं। तो फिर हमारे लिए क्या समस्या? समस्या है, ठीक है, समस्या। कुछ शब्द है यहां पर, जैसे एक शब्द आपके पास है मनः, दूसरा है सामने वाला चिकित्सक। ये बहुत बड़ी समस्या शब्द है ये। देखिए विसर्ग है और सामने क्या है? च है। विकल्प क्या है उसके पास में? एक ही है, स में जाना। तो म का रहेगा म, न करेगा न, विसर्ग किस में जाएगा? स में। और ची लिखेंगे तो मात्रा इधर आ जाएगी, मनस चिकित्सक सब बनेगा सही। आपने इसे गलती से क्या बना दिया? मनोचिकित्सक। क्या सर, मैं तो रोज बोलता हूं, आपके बोलने से हिंदी नहीं चलती है। हिंदी चलती है नियमों से, यानी भाषा, भाषा हमेशा व्याकरण नियमबद्ध होता है। व्याकरण है वो नियम से ही चलेगा। ये है आपके सामने शब्द, समझ में आया? ऐसे बहुत सारे शब्द पड़े हमारे सामने, और ये आरपीसी 2018 में प्रश्न कर चुकी है, इसका प्रश्न पीछे कर चुकी है। धनु, एक शब्द हमारे पास में धनु, और दूसरा है टंकार। विसर्ग के सामने क्या है? ट है। विसर्ग पर एक ऑप्शन है, कौन सा? वो विसर्ग बदलेगा मूर्धन्य में, तो धनु का रहेगा धनु, और विसर्ग समय ट है तो विसर्ग जाएगा दंत्य समय, तो विसर्ग को बदलिए इस समय, और आ जाएगा टंकार। ये आ गया धनुष टंकार। अब यहीं पर मैं लिखता हूं चतुदंटिका। यहां पर उदाहरण ये 2 ही है भाई, उदाहरण पूरे 2 ही हैं। धनुष टंकार सबसे ज्यादा पूछे गए उदाहरण में उदाहरण है। तो यहां पर क्या बनेगा? चतु, विसर्ग जाएगा मूर्धन्य समय, और आ जाएगा टीका, बनेगा चतुष्टिका। यहां देखिए हमने लिखा नी, और सामने लिखा है तेज। यहां पर कोई मतलब नहीं है कि विसर्ग से पहले क्या आ रहा है,
यहां पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन विकल्प ही एक के पास में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नीदन तेज, नी का नी, विसर्ग के सामने त है, विसर्ग किसमें जाएगा, दंत्य सम, ये चला गया दंत्य सम और आ जाएगा निस्तेज। नमः दनते, देखिए कार था सामने, नियम वो क क प प लगा है, अब क्या आ गया सामने, ते आ गया, तो क्या बनेगा, नमस्ते। ये तो हम गलत करेंगे नहीं वैसे, नमस्ते कौन गलत करे, कोई करेगा नहीं, पसंदी कौन सी इसमें, विसर्ग है, गलती यहां हो सकती है। ये हो गया पूरा। अब आपके आगे जगह बची है तो मैं स वाले को उदाहरण लिख लेता हूं, और यहां जगह बची है तो यहां दो चार उदाहरण लिख देना, सरल ही है, कुछ है नहीं उदाहरण में। उदाहरण देखिए, नीदन चय, ये आपको स में लिखना हो, नीदन चय, बताइए, नी का नी विसर्ग में जाएगा, ए के सामने और आ जाएगा चय, बनेगा निश्चय। और देखिए, हरिदन चंद्र, तो बनेगा विसर्ग किसमें जाएगा, सम है, हरीशचंद्र। ऐसा ही 2010 में पूछा गया ये। और देखिए, ज्योतिधन चक्र, ज्योतिधन चक्र क्या बनेगा, ज्योति का तो ज्योति, विसर्ग जाएगा तालव्य समय, और सामने है चक्र, तो ये बन जाएगा ज्योतिष चक्र। और स का देखिए, दुहु धन तर, क्या बनेगा, दुस्तर, तो दू करेगा दू, विसर्ग जाएगा दंत्य में, त है सामने तो दंत्य सामने और आ जाएगा तर, बन जाएगा दुस्तर। ये तो लिखना आप इसके आगे, और इसे लिखना इसके आगे, अरे इसके आगे ये लिखना, और ये दोनों जगह बचे नहीं, जो नीचे आगे एक लिख देना, पहले ऊपर उसको पूरा करना, ताकि उदाहरण पंक्ति में रहे। क्यों आपके पास तो ऐसे लिखते हो आप। अब एक और देखिए, लिखा दूं, और तीसरी अवस्था विसर्गो, अब कितने बच गए पीछे, देखो ये भी हो गए, अब बच्चे कौन से, 3 ही बचे। विसर्ग के सामने विसर्ग के सामने यदि मान लीजिए यह स आ गया, पहले क्या आएगा, कोई मतलब नहीं, सामने क्या आएगा, इससे मतलब है। विसर्ग के सामने जो भी स आएगा, विसर्ग उसी के आदम जाएगा, सामने जो भी स आएगा उसी के आदम जाएगा, ये चला गया, ये है सामने, इसी में जाएगा, और यह सामने है तो इसी में जाएगा। एक अवस्था और बनती है, विसर्ग सुरक्षित भी रहता है, और दोनों ही अवस्थाएं मान्य है, दोनों अवस्थाएं मान्य है, और जो चाहे वो आप सही करिएगा। उदाहरण देखिए, निहिधन शुल्क, तो पहली स्थिति, विसर्ग के सामने जो स है, विसर्ग उसी के आधे में जाता है, तो यहां जाएगा स में और आ जाएगा शुल्क, बनाइए निःशुल्क। और देखिए यहां पर दूसरी स्थिति क्या बनेगी इसकी, विसर्ग रहेगा सुरक्षित, जैसा है वैसा वैसे से रख दीजिए आप, ये रह गया सुरक्षित, हो गया। और देखिए आप, एक शब्द है राम धन षष्ठी, षष्ठी लिखा इसने, आरपी से पूछा वो लेते हैं, ठीक है। वह धन षष्ठी, वो राम में नीचे लिख देना आप, वह धन षष्ठी, तो वह कत रहेगा वह, और विसर्ग किसमें जाएगा, जो सामने उसी का आदम है, सामने मूर्धनीय है, चला जाएगा मूर्धनी में। आधा मतलब वो व्यंजन हमेशा आधा ही आएगा, बदलने में कहीं पूरा नहीं बदलेगा, वो स्वर के साथ नहीं आएगा, और सामने कर दीजिए
षष्ठी। एक स्थिति और क्या होगी, विसर्ग रहेगा सुरक्षित। इसका मतलब होता है 6 वर्ष की अवस्था, वह मतलब अवस्था होता है, आयु होता है, षष्ठी मतलब 6 वर्ष की अवस्था इसका अर्थ होता है। और देखिए निधन संतान क्या होगा, तो निहि का तो रहेगा नी, विसर्ग जाएगा तो सामने उसी का आदम है, और सामने क्या है, जो स है उसी का आदम जाएगा निसंतान। और एक स्थिति और बनती है निसंतान। अब आपको ज्यादा सरल कौन सा लग रहा है, बादल, बादल प्रयोग करो, कौन मना करता आपको। भाई आपने कहा मैंने पहले वाला देखा नहीं है, तो क्योंकि दोनों में से ज्यादा इजी वो है तो वो चलना शुरू कर दिया लिखने में। देखो ध्वनि इसकी आती है, लिखते हैं वो है, इसका उच्चारण निःशुल्क बोलते हैं, निःशुल्क किसका आ रहा है, पहले का। दूसरा निःशुल्क, निःशुल्क क्या निःशुल्क बोल, देखो निःशुल्क पहला, दूसरा निःशुल्क, आप कौन सा बोलते हो, निःशुल्क या निःशुल्क, निःशुल्क बोलते हैं हम, निःशुल्क नहीं। जैसे प्रातः काल, क्या प्रातः काल, प्रातः काल बोलते हो या प्रातः काल बोलते हो, प्रातः काल बोलते हो, ध्वनि ह क्या आती है वहां पर, ह के नहीं है तो प्रातः बोलो, प्रातः काल नहीं बोलते ना, हम बोलते हैं प्रातः काल, मतलब ध्वनि ह की आ रही है। तो निःशुल्क या निःशुल्क, निःशुल्क बोलते हैं, ध्वनि पहले क्या आती है बोलते बाद वाला, इसलिए दोनों ही सही है, एक तो लिखने में एक बोलने में। कुछ लोग बोलते हैं बाद वाले को निःशुल्क, और कुछ लोग निःशुल्क बोलते के मतलब पहला लिखा, पर लिखने में और बोलने में थोड़ा सा अंतर है, यहां पर इनको देख लेना आप। बहुत सारे शब्द है यहाँ पर, बहुत सारे, आप चाहो तो आगे आपको उदाहरण लिखने हैं यहां पर, तो मैं एक एक जगह बचेगी आपके पास, मैं लिखा देता हूं आपको। देखिए दुहदन शासन तो बनेगा पहली स्थिति, पहली दुशासन, दूसरी विसर्ग कर दीजिए आप सुरक्षित, वयधन षष्ठी। यहां देखिए स के साथ ठ है और स के साथ में ट है, ट है तो ई छोटी है, ठ है तो ई बड़ी है, वो है 6 वर्ष की अवस्था, ये 60 वर्ष की अवस्था, षष्ठी 60 होगा। तो पहली अवस्था विसर्ग के सामने जो है उसी में जाएगा, और दूसरी अवस्था विसर्ग रह जाएगा सुरक्षित, ये हो गया। और देखिए निधन सहाय, तो पहली स्थिति, एक रो नी तो लिखा हुआ ना, दू लेते हैं, दुहदन स्वप्न, तो पहली स्थिति विस जाएगा सामने वाले में, ये लो, और सामने क्या पड़ा है, आधा पड़ा है, बताइए क्या बोलते हो, दुस्वप्न, दुस्वप्न, जो मर्जी है उसका प्रयोग करो। 3 लिखे, एक एक साथ में और जोड़ देना ऊपर, समझ गए। अब मुझे बताओ कितने हुए, हो गए पूरे, पूरे हो गए। तो अब क्या ध्यान, अगोश वाला पहला नहीं हमारा पूरा है, तो क्या ध्यान रखना है कि विसर्ग के आगे क ख या प प हो, या तो दंत्य स या फिर मूर्धन्य स या फिर सुरक्षित, दोनों की संधि करते समय ह ओ या र की ध्वनि आए तो करो सुरक्षित, स की आए तो या तो दंतीय या फिर मूर्धन्य, पहले अ आ तो दंतीय और पहले ई उ तो मूर्धन्य, और इसके बाद आते हैं ये वाला विशेष सामने च छ ट ट त त आए तो च छ तालवी होते हैं, तो विशेष जाएगा तालवी में। अब वो छोड़ो, च छ है, देखिए च ट त ऐसे याद रखते हो भाई, देखिए क ख ले लिया हमने, दूसरा हमने च छ ले लिया, तो क्या आएगा, तीनों स, और तीनों स है तो तीनों स भी और सुरक्षित। फिर भी यदि इससे आपको देखना है कि नहीं सर इस हमें एक बार और इसको ढंग से पढ़ना है एक साथ में, तो मैं इसको आपको एक साथ बताता हूं आपको, कि मैं नहीं चाहता कि एक मेरे बैच में 20 संधि में विद्यार्थी बहुत झटके खा रहे हैं अभी भी,
क्या सर विसर्ग संधि में झटके खाते हैं? मैंने कहा बिल्कुल सरल संधि यार, क्यों खा रहे हो? पहला तरीका पढ़ा दिया, दूसरा पूरा पढ़ा दिया, एक छोटा तीसरा तरीका आपको और पढ़ाऊं। देखिए विसर्ग के सामने क्या आ जाए? अघोष। अब अघोष रूप में क्या है? अच्छा अघोष क्यों लेते हैं? हम सीधा लेते हैं। पहला कौन सा है? बोलिए। क का। और दूसरा? दूसरा च छ ले लिया। तीसरा ट ले लिया। चौथा त ले लिया। और पांचवा प ले लिया। और छठा तीनों स। यही तो नियम है भाई, ये तो अघोष है। ये सब हमने कह दिया कि सबके साथ विसर्ग है। सबके साथ क्या है भाई? पहले विसर्ग है यहां पर, ये मानते हैं। तो पहली स्थिति में क्या होगा? ये जो दो है, ध्यान सुना, पहले मैं इसको लेता हूं, जो एक में उससे पहले लेते हैं। तो बीच में ध्यान रखना कि ये तीनों है, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों एक नियम वाले हैं। दोनों किस नियम के हैं? एक नियम के। ये और ये दोनों एक नियम के हैं, तो हमने इनको ले लिया यहां पर। हो गया? तो इसका नियम क्या होगा कि या तो आएगा दंत्य स, देखिए या तो किस में जाएगा? दंत्य स में जाएगा, या फिर जाएगा मूर्धन्य स में, या रहेगा सुरक्षित, मतलब विसर्ग का विसर्ग रहेगा। ये था। ये कब जाएगा? जब पहले क्या हो? अ या आओ। ये कब जाएगा? पहले ई या फिर ऊ हो। और ये कब होगा? जब ह ओ या र की ध्वनि आए। कोई समस्या नहीं है? हो गया? ठीक। अब दूसरा, यदि तीनों में से कोई आ जाए तो देखिए ये दो तो हमारे पूरे हो गए। अब बच्चे कितने? तीन। ये तीनों एक मान लो। अब हम कहेंगे च च ट ट, तो स आता है, ये स आएंगे तीनों। ये किस क्रम में? जिस क्रम में पढ़े हैं इसी क्रम में इनको आप यहां पर लिख दीजिए। पहले वाला पहले, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, वो कर लो आप। हो गया? अब कौन सा है? यही है। तो क्या करोगे? यदि विसर्ग के सामने, मैं इसको एक एक कर देता हूं, लो आपके लिए और सरल हो जाएगा। ये क्या है कि थोड़ा और सरल बन जाएगा, झंझटी हो जाएगा पूरा। ठीक। अब इस बार क्या होगा? विसर्ग के सामने यदि ये स है तो विसर्ग जाएगा इस स में। भाई इस स को लिखना कैसे होगा? ऐसे, ये लिखेंगे। ठीक है। और ये आएगा तो ऐसे, और ये आएगा तो ऐसे। और दूसरी बात बताओ, नियम में कोई कमी है? ये आप ध्यान रखो, कोई समस्या नहीं है, इतना ध्यान रख लो। वो पढ़ते हैं तो देखो, पढ़ने में पूरा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने में पूरा, बाकी सारांश ही दे रहा हूं। तो ये ध्यान रखो या वो ध्यान रखो, चाहे बीच वाला ध्यान रखो। मुझे नहीं लगता कि विसर्ग संधि की इन उदाहरणों में कोई समस्या होगी। आदि संधि आपकी विसर्ग पूरी। उदाहरण तो आपको व्यंजन संधि जितने मिल जाएंगे उसमें खूब उदाहरण पड़े उसमें, पर आदि संधि क्या हो गई है? पूरी हो गई है। तो पहला नियम पूरा, विसर्ग संधि आदि। दूसरा नियम पूरा, विसर्ग संधि पूरी। कुछ पहले पढ़ रहा है? पढ़ रहा है ना? लिखो इसे, यहां से पीछे और पीछे और पीछे। अब होता क्या है कि लेवल फर्स्ट वालों को ऐसा पढ़ाते हैं तो उनके हवा निकल जाती है ऊपर से, ये क्या हो गया है सर, हमें तो सर थोड़ा थोड़ा पढ़ा दो बस आप। अरे भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा रे। तुम कोचिंग सेंटरों की विशुद्ध कमाइयां हो। कमाई होते हैं, विशुद्ध खरी कमाई होती है वो। खरी कमाई कैसे? इस बार आए अगली बार भी आएंगे, और अगली बार आएंगे, कि थोड़ा थोड़ा में सिलेक्शन होगा नहीं। सिलेक्शन तभी होगा जब पूरा पढ़ोगे।
लिख लिया, आगे लो। ये लो। सुबह पैरा पर होता हूँ, दिन भर क्लास चलती है अब तो। सुबह क्लास होती है, फिर यूट्यूब पर क्लास होती है। यूट्यूब पर क्लास होने के बाद में आधे घंटे बाद में वापस क्लास हो जाती है। वो होने के बाद में फिर आप क्लास हो जाती है वापस। बस इतना टाइम मिलता है, बैठना कहाँ होता है। मैं कहीं नहीं जाता, यहाँ आने के बाद मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। यहाँ आने के बाद में कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता है। कि जयपुर, मैं तो बोले कहीं रहूँ ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जयपुर रहूँ, जोधपुर रहूँ, गाँव रहूँ, कहीं रहूँ ना।
मान लीजिए गांव यदि बैच लगाऊं तो अभी 2 बैच तो गांव ही बन जाएंगे, 20-20-30 लड़कों के बन जाते हैं, आराम से बन जाएंगे। 20-30-40 लड़कों के गांव में लगाऊं ना बैच, आराम से बन जाएंगे मेरे, मुझे कोई समस्या नहीं है। आस पड़ोस के गाँव के बोल दो ना कि मैं आ गया गाँव पढ़ाने के लिए, आ जाओ थानेदार बनते हैं, वैसे ही आ जाएंगे बर्तन। 4-5 टीचरों को वही खड़ा करते हैं, खूब सारे स्टूडेंट बैठे हैं मेरे आस पड़ोस में, आ जाओ पढ़ाओ, शुरू करते हैं, ऑनलाइन चल ही रहा है, ऐसा होता है। तो कहीं भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे कई बार बोलते हैं जयपुर नहीं है तो गाँव जिंदाबाद है, उनका भला हो जाएगा। और जब उनको एजुकेशन अच्छी मिलने लग जाएगी और एक रिजल्ट चला गया, ठीक है, और वहां तो घर वालों को बोल से देखो, होता क्या कि मारवाड़ में नौकरी की इतनी डिमांड है, आपसे सोच भी नहीं सकते हो, आप शायद सोच नहीं सकते हो। मैं तो कई बार सोचता हूँ खर्चा निकल जाए उतने पढ़ा दे और एक बढ़िया निकाल दे बैच भर्ती, 6 महीने मिल जाए, 7 महीने और लड़के मिल जाए, आराम से निकाल सकते हैं। अभी डिप्टी जनरल वाला बैठा है मेरे पास में, ऐसे ही वाले नहीं है लड़के, तो अभी एक एग्जाम है डिप्टी जनरल का, मैं कह रहा हूँ कम से कम 10 सीट तो खाऊंगा मैं, नहीं कर उस सीट में 10 सीट में खाऊंगा ही खाऊंगा। बच्चे मेरे पास इतने ही है, मुश्किल से 15-20 लड़के हैं मुश्किल, तो इतनी तो खानी खानी है। क्यों? वो मेहनत करते हैं, दिल खोल के मेहनत करते हैं। जब दिल खोल के मेहनत करते हो, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो सीट निकल जाएगी। और एक बार सीट निकल गई, नौकरी लग गई, आप तैयारी करते रहो, उनकी नौकरी लग गई, हो जाएंगे। और नौकरी लगने के बाद में दुगुने जोश के साथ में वो क्या करते हैं, वापस तैयारी करेंगे करेंगे। इसका फायदा उनको होगा क्योंकि सेम सिलेबस में तैयारी कर रहे हैं, तो उनको फायदा मिलेगा अगली भर्ती में। और मेरा टारगेट है 5 बार रिवीजन करवाने का, मतलब भर्ती से पहले 5 महीने में 5 बार रिवीजन करवाना, और उसके भी एक तरीका, और वो करेंगे वो, और करते हैं, रिवीजन चल रहा है उनका तो कर रहे हैं। आप तो ये सोच रहे हो कि जैसे मान लीजिए कि अब तैयारी भर्ती आएगी तो कोचिंग करेंगे, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है, ठीक है, कम से कम लगभग 25 के आसपास, जो रिवीजन शुरू कर चुके हैं अपना, और नियमित दिनचर्या से रिवीजन, उनको कैसे पकड़ोगे मुझे बताओ। तो नियमित रहो, आप उन्हें पकड़ना है, आप भी तैयारी करो, नियमित रहो, कोई समस्या ही नहीं है भाई। नियमित रहना, वो लड़के मेहनत कर रहे हैं, मेहनत आप भी कर रहे हो, आप नियमित नहीं रहोगे तो पछताओगे, नियमित रहेगा वो निकाल देगा सीट। अब उनकी शकल मार्केट में दिखती नहीं है, आपकी दिखती है मार्केट में शकल, दिखती है, आप में 3-4 की दिखती रहती है शकल मार्केट में, तो दिख रही है ना, और दिखेगी। पर जिसकी नहीं दिख रही है ना, फिर अचानक दिखेगी, अच्छा ये कैसे निकल गया, बेटा मेहनत की उसने, उसे निकलेगा क्या की इसने मेहनत। तो आप उस श्रेणी में हो, नियमित रहो, मेहनत करो। मैं तो परीक्षा से पहले अच्छी तैयारी कर लो, परीक्षा आने के बाद रिवीजन करो, कोर्स ज्वाइन करो, तो भी केवल कि एक बार और मतलब रिपीट हो जाए हम, इसलिए कोर्स ज्वाइन करो। ये नहीं है कि भर्ती आने के बाद अरे मुझे तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आप इतने टैलेंटेड होंगे तो फिर फर्स्ट वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो चुका होगा या हो जाएगा इस बार, क्योंकि पहली बार पढ़ने से हम कर लेंगे। बहुत विस्तृत कोर्स है, बहुत विस्तृत है। अब RS वाला बोले, मुझे बोला नहीं चाहिए, आप बुरा मान जाओगे, गहले गूंगे क्या RS बनेंगे। उनसे मैंने एक पूछा था भाई को, सिलेबस पता है क्या, सब्जेक्ट कितने हैं बता सकते हो मुझे? नहीं नहीं, मैंने पूछा सब्जेक्ट का नाम बता सकते हो? सब्जेक्ट तो अभी तो मैंने शुरू किया, कब? 7-8 महीने हो गए। अच्छा 7-8 महीने अभी शुरू किया आपने, मतलब टॉपिक की छोड़िए, उनको ये नहीं पता कि हमारे सिलेबस में है क्या, तो उन्हें पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, कम से 5-6 साल भुगतेंगे। 8 साल में भाई को ये पता नहीं चल रहा कि मेरे, क्यों कोचिंग सेंटर पर डिपेंड हो गया बच्चा पूरे से, और डिपेंड हो गया कोचिंग सेंटर पर 2 साल तो कोर्स पूरा करेंगे, इतना विस्तृत कोर्स है, कोर्स 2 साल लग जाएंगे। 2 साल बाद में भाई को पता चलेगा कि मेरे पाठ्यक्रम ये चीजें है, और घर वाले उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार मेरा बच्चा बन जाएगा SDM। बच्चे को पूछो तो कम से कम इतना तैयार करके भेजो बच्चे को, ठीक है, कि बच्चा आपका जब यहां पर आके खड़ा हो तो पता रहे कि पाठ्यक्रम, मुझे पता है कि मेरे जो टीचर पढ़ा रहा है वो मेरे लेवल का है या नहीं है, या मुझे जो पढ़ा रहा है मेरे बाहर जा रहा है या मेरे दायरे का है, समझ रहे आप? ये नहीं पता है एक्चुअल में बच्चों को, तो रिजल्ट कहां से देंगे वो? तो कोचिंग की विशुद्ध कमाई होती है, और कोचिंग वाले कहते भी हैं आओ तुम आओ। बाकी ढंग का आदमी पता है कि सिलेबस में कितना क्या देख लेगा, वहां पर कितना क्या पढ़ा नहीं पढ़ा रहा, वो तुरंत बात देगा, ठीक है।
तो पहले पढ़ो। मेरे आपसे निवेदन है, यदि आप मेरे विद्यार्थी हो तो हमेशा साथ में रहो, और आपको लगता है कि आपको उस बैच के साथ जुड़ना है, उस बैच में मेरी कोई फीस नहीं है आपसे, मेरी कोई फीस नहीं। आप आओ, टाइम पर आना। यदि उसमें एंटर हो गए तो फिर आपका जो है उस बैच का जो सिस्टम है उसमें आपकी कोई पकड़ नहीं, वो पकड़ मेरी है। उसे बाहर निकलना आपके बस की बात नहीं है। गार्जियन से बात होती है, बकायदा खुला पूछता हूं, भरोसा है तो ये बच्चों को यहां पर रखना, अदरवाइज मत रखना। रहे बच्चा का मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो अपने घर रहे चाहे कहीं रहे, जब यहां पर बुलाया जाता है, सप्ताह में 2 दिन बुलाते हैं, उसको बच्चा आना चाहिए और उसको पूरा लिखना आना चाहिए। जो बोलते हैं वो लिखेगा, नहीं है तो मेहनत करके दोबारा। समझ गए आप? ये मेरा तरीका है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पैसा हड़प लूं, बस आया सर लाख रुपए ले रहा हूं गारंटी का, कोई गारंटी नहीं। मैंने आपको पढ़ाया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक बैच चलाता हूं, एक सुबह टाइम चलाता हूं, आप उसमें आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर एक शर्त है, आप जिम्मेदार परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति से मुझे बात करनी पड़ेगी, ताकि हम उसकी वापस मॉनिटरिंग रख सकें पूरी। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी मुद्दा है। हमारे क्लास में आपके नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमारा मुद्दा है। दीवारी से बाहर निकलने के बाद आपको जहां जाओ जाओ, जब वापस आओगे सुबह यहां पर, तो पता चल जाएगा भाई पढ़ कर आया है, भाई मौज कर आया है। समझ गए आप? जब कलम चलेगी ना, कलम वो देख कह देगी, और कलम एक एक की 1 to 1 डायरी चेक होती है, 1 to 1 डायरी चेक होती है। मैं खुद करता हूँ चेक, खड़ा रहता हूँ यहाँ पर, मैं एक एक की डायरी चेक करता हूँ। और जब जल्द लगता है तो क्रॉस डायरी चेक होती है। बताओ इसे, मैं जब लगता है शाम बताओ ये। तो मेहनत करो, धीरे धीरे सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, बता रहा हूँ। मेहनत नहीं करोगे तो ये जो कर रहे हैं ना, ये निकालने की सीट है, सीटें आती है मुट्ठी भर, फॉर्म भर देता है समुद्र के भर। समझ गया आप? और परीक्षा में बैठते हैं तालाब भर, तो सीटें कहाँ है? तो कंपटीशन है। चलो आज धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो।